एक बार फिर से पढ़ो तो ऐसे के परिवार में आप सबका स्वागत है। हम लोग 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए। लेक्चर नंबर 1 है। टोटल 20 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है और मैंने बहुत सारे लोगों को टॉप 10 में पिछले कई सालों में जामिया मिलिया इस्लामिया में पॉलिटिकल साइंस में आने में मदद किया है। तो आप इसको कॉपी पेन के साथ बैठें और हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं हर एक क्लास में। और 20 क्लासेस में हम लोग कोशिश करेंगे। इनफैक्ट मैं रोज़ 2 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा 10 दिनों में इसको कंप्लीट करने की। प्रीमियम मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। आप जाकर हमारे ऐप को चेक कर सकते हैं, पढ़ो तो ऐसे को। वहाँ भी मैंने 1000 क्वेश्चन बना रखे हैं जो कि काफ़ी रिलेवेंट हैं। जो जामिया के पेपर्स हैं उनसे इंस्पिरेशन लेके उसको बनाया गया है। मैंने खुद से उनको प्रिपेयर किया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं कि विच थिंकर एम्फसाइज द आइडिया ऑफ पब्लिक स्फेयर इन डेमोक्रेटिक थ्योरी। ये खुद से आंसर करने की कोशिश करें, कॉपी पेन लेकर बैठें और देखें आप कितना आंसर कर पाते हैं। और जामिया सच में बहुत आसान से एग्ज़ाम होता है, वहाँ सीट्स कम है तो थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है उस लिहाज से। वरना जामिया का एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता कि कोई टफ पेपर है। अगर मैं सीयूईटी पीजी से कंपेयर करूँ तो बहुत ही आसान। तो पब्लिक स्फेयर का आइडिया क्या है कि आपको कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक आपका ऐसा स्पेस होना चाहिए जहां लोग डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स कर सकें, लोकतंत्र के बारे में चर्चा कर सकें बिना ऑफेंड हुए, रैशनली। तो उसी को पब्लिक स्फेयर कहते हैं। पब्लिक स्फेयर का आइडिया को जार्गन हैबरमास ने प्रोपोगेट किया था। हैबरमास क्रिटिकल थ्योरी से बिलोंग करते हैं। हैबरमास के बारे में एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं, इन्होंने जो है लेजिटिमाइजेशन क्राइसिस का कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इन इंटरनेशनल रिलेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी किसने दी थी इंटरनेशनल रिलेशन में? अब इंटरनेशनल रिलेशन के लिबरलिज्म स्ट्रैंड में देखिएगा तो बहुत सारी थ्योरीज आती हैं। उसी में ट्रेडिंग स्टेट की थ्योरी आती है, उसी में आपका इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी आती है, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म की थ्योरी आती है, आपका लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म की थ्योरी आती है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के बारे में कौन बात करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपका रोबोट कोहेन और जोसेफ नाई बात करते हैं। जोसेफ नाई जो है वो स्मार्ट पावर के बारे में और सॉफ्ट पावर के बारे में भी ये बात करते हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर द फिनेंशियल इमरजेंसी। हमारे भारत के संविधान में इंडियन प्रेसिडेंट जो है किस आर्टिकल का मदद से फिनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं? एक चीज़ मैं और बता दूं, बहुत सारे लोग जब मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था जामिया मिलिया इस्लामिया पर तो पूछ रहे थे क्या क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। हिंदी में आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म्स वट एवर द टर्म्स आर गिवन ओवर देयर। तो फिनेंशियल इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल 360 में दिया हुआ है। 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में दिया हुआ है। 356 में स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। 365 आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 365 आर्टिकल कहता है कि अगर सेंटर अगर कोई बात बोले स्टेट को तो स्टेट गवर्नमेंट को उस बात को मानना है, अगर वो सेंट्रल लिस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो केंद्र सरकार कानून तो बनाती है लेकिन लागू जो है राज्य सरकारें करती है, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरलिज्म है। तो अगर कोई ऐसा कानून बनाए केंद्र सरकार ने और लागू करने के लिए बोला स्टेट्स को और स्टेट्स ने लागू करने से मना कर दिया, नहीं कर रहे हैं, तो आर्टिकल 365 कहता है कि अगर सेंटर की बात स्टेट नहीं मान रहा तो इसको हम लोग फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म कहेंगे। और इसके आधार पर, इसके बेसिस पर हम लोग आर्टिकल 356 को इन्वोक करके प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो ये कुल मिला के उस आर्टिकल में लिखा हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोस्ट मटेरियलिज्म टर्म को किसने कॉइन किया? तो ये पॉलिटिकल कल्चर से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इतने डिटेल में तो जाऊंगा नहीं। तो इसका कॉन्सेप्ट इंगल हार्ट ने दिया था, रोनाल्ड इंगल हार्ट ने। इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आगे हम लोग चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि यूरोपियन यूनियन जो है ये आपके किस ट्रिटी से बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1992 में जो मैस्ट्रिक्ट की ट्रिटी थी, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ये साइन हुआ था और मैस्ट्रिक्ट की ट्रिटी से इसको बनाया गया, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज। तो पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज ये जो बुक है आपका सैमुअल पी हटिंगटन ने लिखा है, ध्यान में रखिएगा। पॉलिटिकल डिके का कॉन्सेप्ट सैमुअल पी हटिंगटन से जुड़ा हुआ है।
आपका कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स में मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से सैमुअल पी हंटिंगटन जुड़ा हुआ है। सैमुअल पी हंटिंगटन जो है वो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देता है। सैमुअल पी हंटिंगटन जो है वो थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन फेडरल सिस्टम इज इंस्पायर्ड बाय द फेडरल सिस्टम ऑफ। जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है वो कहाँ के फेडरल सिस्टम से इंस्पायर है? तो देखिए, हम क्वाजाई फेडरल हैं। क्वाजाई फेडरल का मतलब होता है कि हमारे सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स हैं और हमारे स्टेट के पास कम पावर्स हैं। क्वाजाई फेडरल का ये मतलब नहीं होता कि सेंटर और स्टेट के पास बराबर बराबर पावर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा जो है सेंट्रल टेंडेंसी है हमारे फेडरलिज्म में, हमारे संघवाद में। तो ये हमने कनाडा से लिया है, ध्यान में रखिएगा, कनाडा से हमने फेडरल स्ट्रक्चर जो है बोरो कर रखा है। आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, देर आर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज व्हाट वी हैव। फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड थिंग टू रिमेंबर, द थर्ड थिंग टू रिमेंबर इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, विच वॉज पास्ड इन 1976 इन इमरजेंसी। तो उससे फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट आया। अब फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो जो है आपका स्वर्ण सिंह कमेटी, उसके रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। लेकिन कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसके एकदम उलट फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी हमारा नहीं है। तो टू वोट इन इलेक्शन, दिस इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी जो कि होना चाहिए था। टैक्स पे करना, वोट करना, ये एक नागरिक का ड्यूटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बट आई डोंट नो व्हाट द government thought at that time. Whatever the important fundamental duties what should have been in the part of the constitution wasn't kept over there, और कुछ अलग सा ही इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी उस टाइम में रखा। बट जो भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं दे आर गुड, बट देर मस्ट बी सम इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी जो कि रहना चाहिए था। अब आगे हम लोग चलते हैं। थ्री लैंग्वेज फार्मूला जो है इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? थ्री लैंग्वेज फार्मूला में हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, और इसी थ्री लैंग्वेज फार्मूला पर भी पूरा का पूरा विवाद है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क आया है उसमें वापस से थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को जो है मोदी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और इसीलिए जो साउथ के स्टेट्स हैं ये बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। इसमें हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज सीखने को बाध्य किया जाता है। तो कोठारी कमीशन जो है, कोठारी कमीशन ये आपको 1964 में बना था। इसने आपको थ्री लैंग्वेज पॉलिसी दिया था जिससे इंडिया में आपका एक कल्चरल यूनिटी बन सके। द पीपल शुड नो वन कॉमन लैंग्वेज थ्रू आउट द इंडिया, ओके, एंड विच शुड बी वन ऑफ द इंडिजीनियस लैंग्वेज। बट द प्रॉब्लम इज वाई हिंदी शुड बी देयर। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि साउथ के स्टेट्स जो है इसको पसंद नहीं करते। लिखा हुआ है, हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स एज अ डिसिप्लिन। सो एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स बिकॉज एरिस्टोटल फॉर द फर्स्ट टाइम कंपेयर्ड 158 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट। जो वहाँ आपका पोलिस हुआ करता था, छोटे छोटे ग्रीस में जो राष्ट्र राज्य हुआ करते थे, उसके 158 देशों के संविधान को कंपेयर किया था और एनालॉगी दी थी अरिस्टोटल ने, तो इसीलिए इनको ऐसा कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जामिया पूछने में काफ़ी फेमस है, तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, सॉरी क्वालिटेटिव रिसर्च लिखा हुआ है। क्वालिटेटिव रिसर्च का क्या पार्ट नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग किसी की राय पूछते हैं। तो एथनोग्राफी, कंटेंट एनालिसिस, केस स्टडी, ये सब क्वालिटेटिव होते हैं। जब हम लोग सर्वे करते हैं तो ये क्वांटिटेटिव होता है। वी आर आस्किंग द डेटा फ्रॉम द पीपल, सो दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट यू शुड रिमेंबर। आगे चलते हैं। सिविल डिसओबीडियंस टर्म को पॉपुलराइज किसने किया? बहुत सारे लोग में भी गांधी आंसर करें, बट दैट्स द रॉन्ग आंसर। हेनरी डेविड थोरियो, he actually wrote the book also, Civil Disobedience. In fact, the Gandhian idea of civil disobedience was inspired by Henry David Thoreau. That's also very important for you to understand. तो हेनरी डेविड थोरियो से ही गांधी जी ने भी इस आइडिया को जो है वो बोरो किया था, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका मैक्स वेबर है, आपको पता है आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी का इसने कॉन्सेप्ट दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेसी। वेबर्स का ब्यूरोक्रेसी का क्या फीचर नहीं है? तो देखिए, आपका हायरार्की तो होता ही होता है। आपको अगर आप पुलिस सिस्टम में ही देखिएगा तो आपको दरोगा देखने को मिलेंगे, फिर उसके ऊपर इंस्पेक्टर देखने को मिलेंगे, लाइक उसके ऊपर आपको
बहुत सारे डीएसपी होते हैं, फिर एसडीपीओ होता है हमारे झारखंड में, तो बहुत सारी चीज़ें, तो हायरार्की इज द पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, अभी तक तो मेरिट बेस्ड जो है रिक्रूटमेंट हम लोग भारत में मान के चलते हैं होता है थ्रू यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एंड ऑल अदर एग्जामिनेशन। अब धांधली कितना होती है ये तो आप लोग तय करेंगे। अब आगे पर्सनल फेवरेटिज्म, तो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी में पर्सनल फेडर जो है फेवरेट, आपका फेवरेटिज्म के बारे में मैक्स वेबर बात नहीं करते, ध्यान में रखिएगा कि बट ये कितना हमारे यहाँ फॉलो होता है अगेन दैट इज क्वेश्चनेबल, बट ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। राइट। इम्पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि आपका जाति, आपका धर्म जो है ये इसमें कोई मायने मतलब नहीं रखता, आप अपने टैलेंट के बेसिस पर रिक्रूट होते हैं। ओके, तो पर्सनल फेवरेटिज्म उसका आंसर होगा। विच यूएन बॉडी इलेक्ट नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन की कौन सी बॉडी, आप जानते हैं कि 6 परमानेंट ऑर्गन्स हैं आपके, यूएन के मेन बॉडीज हैं आपके, तो कौन सी बॉडी जो है सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर का चयन करती है? 5 तो परमानेंट मेंबर हो गए जिनके पास वीटो होता है, 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स को जो है हमेशा इलेक्ट किया जाता है। तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है वो एक काम को करती है, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। द टर्म ओवरटन विंडो इज यूज टू डिस्क्राइब, अब ये जो ओवरटन विंडो है ये टर्म किस चीज को डिस्क्राइब करने में काम आता है ये पूछा जा रहा है। तो ओवरटन विंडो जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द रेंज ऑफ पॉलिसीज पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल टू द मेन स्ट्रीम। तो ओवरटन विंडो का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉलिसी सरकार का जो कि आमतौर पर मेजोरिटी ऑफ जनता को एक्सेप्टेबल हो, तो उसका एक रेंज होता है। आप जानते हैं कि आपके सोसाइटी में कल्चरल एफिनिटी क्या है, आपके सोसाइटी में ट्रेडिशन क्या है, कस्टम क्या है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ओवरटन विंडो का यही मतलब होता है कि एक आपका रेंज ऑफ पॉलिसी होता है, एक आपका दायरा होता है, उसी दायरे में अगर आप पॉलिसी बनाएंगे, अगर सरकार बनाएगी तब जाकर जनता उसको एक्सेप्ट करने वाली है, वरना जनता उसको नकार देगी। तो ये कुल मिला के ये चीज़ आपको समझना है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अब इसमें, अब देखिए, 3 टाइप ऑफ लेजिटिमेसी के बारे में मैक्स वेबर बात करता है अपने आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी में। तो वो बात करता है ट्रेडिशनल, आपका जो आपका पर्सनालिटी होता है उसके बारे में, आपका ट्रेडिशनल जो अथॉरिटी होती है, क्रिज्मेटिक अथॉरिटी होती है, रैशनल लीगल अथॉरिटी होती है। वो डेमोक्रेटिक अथॉरिटी के बारे में नहीं बात करता, तो इसीलिए वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ एंड यू नीड टू राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस हाउ मच क्वेश्चंस यू हैव डन करेक्ट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो और अगेन आई एम सेइंग जामिया इज रियली एन इजी एग्जामिनेशन, अगर आप हमारे मॉक्स लगा लेंगे अपने ऐप पे, आप चेक कीजिए हमारे ऐप पे, बहुत उतना टफ है नहीं, सीट्स कम है तो थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है। एंड फॉर इंडियन मुस्लिम जामिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, आई शुड like whoever was my student in CVT PG batch 2025, I always said that if you are a Muslim candidate you must apply for Jamia Millia Islamia. So which schedule of Indian constitution contain the provision about the पंचायती राज? आपको आपको पता है कि 12 हमारे यहाँ स्केड्यूल है, तो 12 स्केड्यूल में से पंचायती राज के बारे में जो 11 स्केड्यूल है वो बात करता है। और 11 स्केड्यूल में अगर आप देखिएगा तो कुल मिला के बहुत सारे आपको फंक्शंस देखने को मिलेंगे। ओके, आपको पता है कि 11th स्केड्यूल जो है आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, पहले ये मौजूद नहीं था। आपको मैं ये भी बता दूं कि जब संविधान बना था तो उस समय 8 ही स्केड्यूल हुआ करता था, बाद में 4 ऐड हुआ है। तो नवा स्केड्यूल के बारे में बात करूं जो लैंड रिफॉर्म से डील करता है, ये आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, इसको ध्यान में रखिएगा। 10वां स्केड्यूल के बारे में बात करूं तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है, दल बदल कानून, तो ये आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। 11वां के बारे में बात करूं तो ये पंचायती राज से डील करता है, जैसा कि क्वेश्चन है 73rd। और 12वां जो है म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये आप अपने नोट्स में लिख लें, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। विच इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर द स्टेट हैज द मोनोपोली ओवर द लेजिटिमेट यूज ऑफ। अच्छा, अब यहाँ पे ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपका कौन सा टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि जो राज्य है उसकी मोनोपोली होती है, कि वो अपने दायरे में, अपने स्टेट में क्या कर सकता है, तो लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स कर सकता है, फिजिकल फोर्स कर सकता है।
और उसको कोई नहीं रोकेगा, उसको कोई बाहरी शक्ति या आंतरिक शक्ति उसको रोक नहीं सकती। तो इसी को सोवेरेनिटी कहा जाता है। लेजिटिमेसी का ये जो डिफिनेशन है, इसको मैक्स वेबर ने दिया था कि लेजिटिमेसी का मतलब होता है कि एक जो अथॉरिटी है उसके पास पावर है, वो लेजिटिमेट यूज कर सकती है फोर्स का। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर अथॉरिटी मत मार के आ जाएगा, लेजिटिमेसी मत मार के आ जाएगा, क्योंकि लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी द आंसर। ओके, सो दैट्स अ ट्रिक वर्ड एक्चुअली। तो सोवेरेनिटी इसका मतलब होता है, आंसर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये आपको कैसे कॉन्स्टिट्यूशंस में देखने को मिलेगा? यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो मॉडल है वो, तो ये कौन से आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी आप मे भी इसका सेकुलरिज्म आंसर करके आ जाए, लेकिन सेकुलरिज्म इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर फेडरलिज्म होगा। जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत अलग अलग तरह के जो डाइवर्स ग्रुप होते हैं उनको इंक्लूड करता है। यूनिटी, आप हमारे देश में देखिए, हमारे जितने भी आपको 28 राज्य देखने को मिलेंगे, क्या सभी राज्य एक जैसे हैं? सबकी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए यू हैव टू बी द फेडरल कंट्री। ओके, सिर्फ सेकुलरिज्म से काम नहीं चलेगा। और डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, तो डाइवर्सिटी, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग इन द सेंस ऑफ रिलीजन। डाइवर्सिटी की बात हम करते हैं तो हम कल्चर के तौर पे, हम लैंग्वेज के तौर पर, हम काफ़ी सारे चीज़ों को, काफ़ी सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। तो फेडरलिज्म इज द करेक्ट आंसर। अगेन दैट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन एक्चुअली। आगे चलते हैं हम लोग। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको मैं क्या ही बताऊं। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा था? जॉन लॉक की किताब है, ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हु कॉइन्ड द वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु कॉइन्ड द वर्ड, द टर्म थर्ड वर्ल्ड? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, आपको पता है कोल्ड वॉर के टाइम में एक जो धड़ा था वो यूएसएसआर को सपोर्ट करता था, एक यूएसए को सपोर्ट करता था, और एक ऐसा धड़ा था जो कि नॉन अलाइंड था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इसका क्या आंसर होगा, इसको आपको बताना है। तो एल्फ्रेड सॉवी जो है, ये इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जिन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया था, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और भी गुनर माइडल जो है, ये सॉफ्ट स्टेट टर्म को कॉइन करता है, इंडिया को सॉफ्ट स्टेट कहता है। जो क्वामे इनक्रूमा है, ये नियो कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट देता है। ये घाना का प्रेसिडेंट थे एंड ही कॉइन्ड द टर्म कॉल्ड नियो कॉलोनियलिज्म। आप लोग नियो कॉलोनियलिज्म बहुत न्यूज़ में सुनते होंगे। नौ, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, नौ उपनिवेशवाद, राइट। अब आगे चलते हैं हम लोग। कौन सा स्टेट 2014 में क्रिएट हुआ था? तो 2014 में क्रिएट हुआ था तेलंगाना, और 2000 में क्रिएट हुआ था झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। सिंस आई एम फ्रॉम झारखंड, सो मुझे तो डेट्स भी याद है। मुझे लगता है कि झारखंड तो मुझे पक्का पता है कि 15 नवंबर के दिन बना था 2000 में, स्थापना दिवस हमारा होता है। और इन दो में से आप लोग अगर छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के होंगे तो बताएंगे, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज। एक तो 6 नवंबर के दिन बना था और एक 9 नवंबर के दिन बना था, मुझे ऐसा याद आ रहा है, 2000 ईस्वी में। कौन सा बना था आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था पहले बट अभी भूल गया। आगे चलते हैं हम लोग। Which part of the Constitution of India deals with the directive principle of state policy? There are total of 25 parts in Indian Constitution, and Part 4, Article 36 to 51 deals with directive principle of state policy। और इसको हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आयरन कर्टन वॉज द टर्म यूज बाय विच लीडर टू डिस्क्राइब द डिवाइड इन यूरोप ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर? आपको मालूम है कि बर्लिन वॉल बना दिया गया था, पूरा का पूरा एक आपका लोहे का पर्दा अक्रॉस बना दिया गया था यूरोप का, और जो यूएसएसआर वाला साइड था उधर से कुछ इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं करता था। तो ये आयरन कर्टन जो है, ये सबसे पहली बार इस सब का इस्तेमाल किया था आपका एक स्पीच में। इनफैक्ट इसको बहुत पॉपुलर स्पीच कहते हैं, 1946 में दिया गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। आयरन कर्टन स्पीच वाज गिवन बाय विंस्टन चर्चिल। तो ये ध्यान में रखिएगा, पीएम उस टाइम में थे आपके। ओके, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर गेव द कॉल फॉर गरीबी हटाओ? गरीबी हटाओ का कॉल किस इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने दिया था? तो ये तो जानते ही हैं आप, इंदिरा गांधी वुड बी द आंसर। तो इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चन आज के पूरे हो गए। बाकी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर आई एम अभिषेक कुमार मिश्रा साइनिंग ऑफ। आप हमारे बारे में डिटेल्स देख सकते हैं, और ये नोट्स जब 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो पीडीएफ में डाल दूंगा, आप उसको बहुत ही मिनिमल प्राइस में आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप मॉक टेस्ट, जो प्रीमियम मॉक टेस्ट है जामिया का, तो जामिया मिलिया इस्लामिया का सक्सेस किट जो है, अल्टीमेट सक्सेस किट, वो आप हमारे ऐप से जाकर परचेस कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको
पूरे डिटेल मिल जाएंगे। 5 आपको फ्री मॉक टेस्ट, सॉरी फ्री मैं बोल रहा हूँ, फ्री मैं कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता बिकॉज एवरीथिंग नीड एफर्ट। और मैं बहुत बिजी स्केड्यूल मेरा रहता है, तो अगर मैं टाइम निकाल के अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो बिल्कुल थिंग्स आर चार्जेबल एक्चुअली। क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, तो अगर मैं अपना टाइम निकाल रहा हूँ आप सबके लिए, तो आपका भी दायित्व बनता है दैट आप मुझे पे तो खैर नहीं कर पाएंगे जो लाइक मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ बाकी जगह पे, बट या ऑब्वियसली लाइक आप कुछ तो हेल्प मेरी कर ही सकते हैं। तो इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जामिया मिलिया इस्लामिया का कोर्स भी अवेलेबल है आप पे, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड लाइक करने में आप लोग बिल्कुल कोताही मत बरतिएगा, कमेंट करने में भी, क्योंकि इससे वीडियो जो है वो रैंक होता है, क्योंकि मुझे अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे तब मैं 20 लेक्चर तक जाऊंगा कम से कम। ओके, वरना आप जानते हैं कि मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहता नहीं, मैं बहुत कम एक्टिव रहता हूँ। बाकी जो हमारे टीचर्स हैं, जो एक टाइम में हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, JRF क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड, एंड दे आर वेरी गुड टीचर्स एज वेल एट द सेम टाइम दे आर टीचिंग ऑन पढ़ो तो ऐसे नाउ डेज। Thank you so much everyone and have a great day ahead. And if you want to join the COT PG course for next years, then that is also available. And let me tell you, that is the best course what we are providing across the India, I could say, if you see the feedbacks and our result. Thank you so much everybody.